सुशील एक्सपर्ट्स आ रहे हैं टेलीग्राम पे मेरे पास, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम पे ठीक है, छूटे नहीं, ठीक है। जो हम लोग प्रीवियस जब पढ़े थे उसके ऊपर रिवाइज करेंगे, ताकि आपको कनेक्ट कर प्रॉपर्ली, हम लोग फ्राइडे पढ़े तो हो गया, कनेक्ट कर प्रॉपर्ली, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पूरा चैप्टर जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑलराइट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट के बारे में, चैप्टर मैग्नेटिज्म है, तो सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। आपको बताया था कि मैग्नेट क्या होता है, डाइपोल होता है। ध्यान रखना, हर एक वर्ड जो चैप्टर में बताने वाले हैं वो बेशकीमती है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर देखोगे कि सारी जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, राइट। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट डाइपोल होते हैं। मैग्नेट क्या होता है, डाइपोल होते हैं। इसका मतलब आपको बताया था कि मैग्नेट अगर ये है अगर आपका बार मैग्नेट है, इसको इसमें क्या है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मतलब दो पोल होता है। इसको आप बीच से तोड़ दोगे, बीच से तोड़ दोगे दो मैग्नेट हो जाएगा, बीच से तोड़ दोगे तो दो मैग्नेट हो जाएगा, दो मैग्नेट हो गया। समझ गए, किसके पास नॉर्थ पोल है, किसके पास साउथ पोल, ऐसा नहीं है। दोनों के पास नॉर्थ साउथ होगा, दोनों के पास नॉर्थ साउथ होगा। इसको अगेन बीच से तोड़ोगे तभी आपको नॉर्थ साउथ पोल मिलेगा। मतलब मैग्नेट के कितने भी छोटे कण को उठा लो, वहां पे आपको डाइपोल मिलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों मिलेगा, ठीक है, राइट। इसके अलावा मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो किसको अट्रैक्ट करता है, उन चीज को अट्रैक्ट करता है जो कि आयरन, कोबाल्ट और निकल से बना हुआ है, ठीक है। और इसको अगर फ्रीली सस्पेंड करते हो, एक मैग्नेट लो, एक बार मैग्नेट लो, और इसको अगर तुम फ्रीली सस्पेंड करते हो, अगर तुम इसको बीच में धागा बांध के फ्रीली सस्पेंड करते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैग्नेट के बारे में बात। मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, रेडियो में होता है, स्टीरियो स्पीकर्स में होता है, रेफ्रिजरेटर डोर्स में होता है, ऑडियो वीडियो कैसेट में होता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, राइट, बच्चों के खिलौने में होता है। इन सब जगह बेसिकली मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, ये आपको पहले बता रखे थे, ठीक है, राइट। चलिए, तो कैट्स बोल रहे हैं रावण भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, कैट्स बिल्ली, बिल्ली को कुछ और ही बोलते हैं, पी से कुछ बोलते हैं ना, राइट। तो प्लीज डोंट जस्टिफाई योर नेम, है ना, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ के अपने नाम को जस्टिफाई ना करो। कैट का एक और मीनिंग होता है इंग्लिश में, कैट के अलावा सॉरी बोलते हैं तो उसको जस्टिफाई ना करो। ऐसा कुछ ना बोलो जिससे आपके फीचर्स के बारे में पता चले आप सबको, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे डाइपोल देखो, अपने पोल को शांत रखो, उल्टा सीधा करोगे ब्लॉक हो जाओगे। चलो, इसके बाद बात ये कि मैग्नेट दो तरह का होता है, नेचुरल होता है आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग मोस्टली उसको यहाँ पे करने वाले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपके उसके इर्द गिर्द ही घूमता है ना। हम लोग बात की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, राइट। वी हैव डिस्कस्ड कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो आपको बताया था कि कहीं भी अगर बार मैग्नेट रहेगा, राइट, कहीं भी अगर बार मैग्नेट रहेगा तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा, उसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, राइट। उसके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ और अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, कोई और अगर मैग्नेट उस फील्ड में जाएगा तो उसको एक फोर्स फील होगा, उसको एक फोर्स फील होगा बिकॉज़ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई होप मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर है। इसके बाद जिस फोर्स से धक्का खाने के बाद ये मैग्नेट बाहर निकलेगा, राइट, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे कैट का धक्का खाने के बाद जैसे जिस लाइन से होते हुए निकलेगा बाहर ना, इस पूरे पूरे चैनल से, राइट, है ना। तो वो क्या होगा, इसका लाइन ऑफ फोर्स होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये जो बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। आगे बात करते हैं, अब समझते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के वजह से जो आपके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर आपको बताए थे कि जो ये जो फील्ड लाइन है, ये जो फील्ड लाइन है हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी, ठीक है, हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी कहां पे, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर बात करें, मैग्नेट के अंदर बात करें तो ये साउथ से ओरिजिनेट होगी और नॉर्थ में जाएगी, ठीक है, ऑलराइट, है ना। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलेगी और नॉर्थ में जाएगी, क्लियर। चलिए, इसके अलावा ये क्लोज कर्व बनाता है, आपको बताया था कि यहाँ से निकल रहा है बाहर, है ना, नॉर्थ से साउथ जा रहा है और अंदर में साउथ से नॉर्थ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्लोज कर्व बना रहा है। ये लाइन कभी अपने आप, ये लाइन कभी भी करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती दूसरे को, ठीक है, सब प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बताए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स बताए थे, आपको बताया था कि जो आपका मैग्नेट, जो आपका बहुत सारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है ना, इनका जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका यूनिट होता है वेबर और सीरीज होता है मैक्सवेल, इसका यूनिट होता है वेबर और सीरीज होता है मैक्सवेल। तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कि अगर मान लो कि आपका सर्किट है, अगर मान लो सर्किट है और इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक मैग्नेटिक निकल लगती है। अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक निकल जो डिफेक्ट हो रहा है, इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है, इससे पता ये चलता है कि जहां भी करंट होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दैट इज करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो दिखे आपको, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसको डिस्कवर कौन किया, एचसी ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था 1820 में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका करंट इंड्यूस हो रहा है ना, ये सॉरी, हाँ, ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसको पता कैसे करेंगे, इसको पता करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, इसको पता करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाते, इमेज दिखाया था, एक्सप्लेन किए थे कि कैसे आपका करंट जो है ऊपर जा रहा है, और करंट जब ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आई का डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे आई दैट इज करंट, आई दैट इज करंट का डायरेक्शन ऊपर है, और जब करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो ये जो आपको उंगलियां जो आपकी तरफ घूमी हुई है, ये जो फिंगर्स जो आपकी तरफ घुमा हुआ है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, राइट। तो अगर करंट ऊपर है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसी करंट को उल्टा कर दो, इसी करंट को उल्टा कर दो, करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, राइट, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा ये आपको बताए थे जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है ना, इन सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट। ये आपका प्लेटिनम थंब में जो ऊपर करंट जा रहा है बेसिकली क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, जितना करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्या है बेसिकली, आर क्या है, तो इसके बीच जो दूरी है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और
है ना, बन रहा है, इसके बीच जो दूरी है, इसके बीच जो दूरी है, ये होता है आपका r। इसके साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, उसके साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे, फिर बाकी थे सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड क्या होता है बेसिकली, हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपर वायर को टर्न करेंगे नेल के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर, फिर आयरन नेल को निकाल देंगे, तो क्या होगा, जब उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, की ऑन करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। और ये क्या करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जितना आपका नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना आपका अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना कम नंबर ऑफ टर्न्स उतना वीक सोलेनॉइड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको मल्टीपल क्वेश्चन कराए थे, फिर बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि आयरन, एक सॉफ्ट आयरन नेल के ऊपर क्या किया, हम लोग कॉपर वायर को कॉइल कर दिए, राइट, बैटरी से कनेक्ट किया, की ऑन किया, तो क्या हुआ, पूरा पूरा आपका कॉपर नेल है, जो कॉपर नेल है ना, जो सॉफ्ट आयरन नेल है, सॉरी जो सॉफ्ट आयरन नेल, इसको हम कॉपर वायर को वाइंड अप किए हैं, राइट। ये क्या करेगा, ये आपका एक मैग्नेट काम करेगा, कैसा मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, राइट, इसका इस्तेमाल जो है वो हेवी मेटल लिफ्ट करने में होता है, बेल्स में, मोटर्स में, सब जगह इसका इस्तेमाल जो होता है। फिर बाकी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे आपको बताए थे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है ना, अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम क्यू है, उसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करो, प्रोजेक्ट करो, मतलब फेंको, है ना, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कैसे लगेगा, ये फोर्स लगेगा क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से क्यू वी साइन थीटा, सॉरी क्यू वी साइन थीटा, तो क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम लोग क्या किया है, उस चार्ज को प्रोजेक्ट किया है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बी क्या है, बी क्या का मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा क्या है, एंगल है ना। चलो, तो यहाँ पे हम समझे थे, ठीक है। और इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये निकालते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, यहाँ पे हम समझे थे। अब इसके आगे कहानी है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो जनरेट होता है, जितना स्ट्रांग आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना स्ट्रांग आपका इंटेंसिटी रहेगा, जितना वीक आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना वीक आपका इंटेंसिटी रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बात किए हैं किसके बारे में, किसके बारे में, ये क्या हो गया वेट, अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये क्या था बेसिकली, ये था बेसिकली कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, यहाँ एक बार मैग्नेट है, और जब बार मैग्नेट यहाँ पे है तो क्या हो रहा है, ये आसपास क्या कर रहा है, एक फील्ड जनरेट कर रहा है। एक बार मैग्नेट यहाँ पे है तो अपने आसपास क्या कर रहा है, फील्ड जनरेट कर रहा है, कर लिया जनरेट। चलो, यहाँ पे हम लोग एक चार्ज लिए और इसको क्या किए, इसको फेंके कहाँ पे, इसको प्रोजेक्ट किया कहाँ पे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब फेंके तो किस वेलोसिटी से फेंके, वेलोसिटी वी से इसको हम लोग फेंक दिए। अब क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा उसको कैसे निकालेंगे, फोर्स जो है ये किस डायरेक्शन में लगेगा इसको कैसे निकालेंगे, राइट, ठीक है, राइट। और जो फोर्स लग रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना फोर्स लग रहा है, हाँ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू क्या हो गया आपका चार्ज हो गया, क्यू क्या हो गया चार्ज हो गया, है ना, बी क्या हो गया वेलोसिटी हो गया, बी क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा क्या हो गया एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर था। अब यहाँ पे तीन केस बनता है, अब यहाँ पे तीन केस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन केस बनता है, पहला लेते हैं केस नंबर वन, पहले लेते हैं केस नंबर वन, केस नंबर वन, ओके। देखो, तीन केस आपको बताएंगे, लेकिन आपको केवल थर्ड नंबर केस याद रखना है, पहला बात आपको तीन केस बताएगा, ठीक है। तो आपको बस थर्ड नंबर केस याद रखना है, थर्ड नंबर केस याद रखना है, बस केवल थर्ड नंबर केस याद रखना है। तीनों के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत आपको ना हो, क्लैरिटी आपको मिला है, ठीक है, राइट। अच्छा ध्यान रखिए, ये फिर डायरेक्शन है, ये फिर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, राइट। चलो, ओके, ध्यान रहे तीन केस बताएंगे रिलेटेड टू साइन, यहाँ पे जो साइन थीटा है ना, जो साइन थीटा है ना, जो साइन थीटा है, इसको लेकर तीन केस बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ चीज फेंक रहे हो तो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग थीटा का एंगल दांत हो जाएगा, अलग अलग थीटा एंगल दांत हो जाएगा, राइट। तो अलग अलग थीटा एंगल दांत हो जाएगा, क्या केस हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताएं केस वन, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, इसके बारे में बात करें हम लोग, जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है ना, इसका मतलब आप वर्क डन कर रहे हो, है ना, आप वर्क डन कर रहे हो। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप कहाँ प्रोजेक्ट किए, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किए, तो इसके ऊपर एक, इसके ऊपर क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना, ठीक है। तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, मतलब ये इंक्रीमेंट कहाँ होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हो, सपोज मान लो कि इस डायरेक्शन में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। और जो चार्ज है इसको भी तुम इसी डायरेक्शन में फेंके हो, ठीक है, राइट। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुमने क्या किया है, चार्ज को प्रोजेक्ट किया, समझ में आ रहा है, जिस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको काम करते हैं 90 लेते हैं, जीरो लेते हैं ना, इसको पहले लेते हैं जीरो, इसको पहले लेते हैं जीरो, तीन केस समझाएंगे, पहले जीरो वाला केस लेते हैं, एक सेकंड, पहले केस जीरो लेते हैं ना। ये फर्स्ट केस है जब हम साइन थीटा का वैल्यू ले रहे हैं जीरो ले रहे हैं, फर्स्ट केस जब साइन थीटा का वैल्यू ले रहे हैं जीरो ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये है, और चार्ज का डायरेक्शन क्या है, ये चार्ज का डायरेक्शन क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज का डायरेक्शन सेम है। जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज का डायरेक्शन सेम है तो थीटा का वैल्यू क्या जीरो हो जाएगा, है ना भाई। जब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और तुम्हारा चार्ज भी इधर जा रहा है तो थीटा जो बन रहा है, थीटा जो बन रहा है उसका वैल्यू जीरो हो रहा है ना। थीटा कैसे बना, समझ में आ रहा है ना, ये आपको बताए थे, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा रिड्यूस किए थे, ठीक है, याद आ रहा है, वापस करके दिखाएं, है ना। थीटा का वैल्यू जीरो हो रहा है, ठीक है, थीटा का वैल्यू जीरो हो रहा है, थीटा का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो हम पुट करेंगे कि एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो डिग्री, है ना। अब साइन जीरो डिग्री वैल्यू को पता है, साइन जीरो डिग्री वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी जीरो कर देंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो, है ना। आपको पता है किसी भी चीज को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते तो जीरो होता है, तो क्यू वी बी जो भी इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको आप जीरो से मल्टीप्लाई किए तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, फोर्स इक्वल टू जीरो आ गया, फोर्स इक्वल टू जीरो आ गया, फोर्स इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, वहां पे आपने किसी चार्ज को फेंका और जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज उसी डायरेक्शन में गया है, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो हुआ है, थीटा का वैल्यू जीरो हो गया है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जीरो लगेगा, ठीक है। सिंपल, अगर इतना चीज याद नहीं रखना तो सिंपल याद रखो कि अगर थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री है तो फोर्स जीरो लगेगा, थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री है तो फोर्स भी जीरो होगा, थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री है तो फोर्स भी जीरो होगा। केस नंबर वन। अब बात करते हैं केस नंबर टू के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर टू के बारे में, केस नंबर टू के बारे में बात करें तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 180 ले रहे हैं हम लोग, यहाँ थीटा का वैल्यू 180 ले रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लो कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और थीटा का वैल्यू जीरो है, थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब कहीं ना कहीं आप जो चार्ज को प्रोजेक्ट किए हो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है, चार्ज कहीं ना कहीं इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है, तभी थीटा 180 हुआ, ठीक है, तभी थीटा 180 हुआ। अगर क्यू का वैल्यू बी का वैल्यू इस तरफ है ना, तो क्यू का वैल्यू इस तरफ है, तभी थीटा का वैल्यू कितना है, 180 आ गया। समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू क्या रखें, थीटा का वैल्यू रखें 180 रखें, और साइन 180 कितना होता है, बताना जरा, साइन 180 कितना होता है, अभिषेक राय बताएंगे, है ना। अभिषेक राय, फोर्स का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब कि फोर्स नहीं लग रहा उस पर, ठीक है।
तो साइन थीटा का वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो अगेन एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0, है ना, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा x का वैल्यू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। मतलब केस नंबर 2 का कंक्लूजन ये रहा हुआ कि अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, तब भी फोर्स जो चार्ज लग रहा है वो 0 है, तब भी चार्ज पे फोर्स लगा क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल माइनस 1 होता है ना, माइनस 1 होता है। तो फोर्स पे जो लग रहा है वो क्या होता है, फोर्स पे लग रहा है, आई मीन चार्ज पे फोर्स लगा क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब देखते हैं केस नंबर 3 कहाँ गया, अब देखते हैं केस नंबर 3, अब देखते हैं केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे थीटा का 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये केस समझ में आपके लिए, इसके लिए एक दो डिस्क्लेमर ध्यान रखना। ठीक है, राइट। एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड। चलो, तो यहाँ पे केस 3 में थीटा का वैल्यू क्या ले लेना है, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्लेमर, दो तीन डिस्क्लेमर। पहला डिस्क्लेमर ये है कि आप लोग यहाँ जो भी इमेजिन करोगे वो 3D में इमेजिन करना। ठीक है, जो भी इमेजिन करोगे वो 3D में इमेजिन करना। ठीक है, राइट। सपोज करो कि आपके मोबाइल की तरफ तीर आ रहा है, तो इसको ब्लॉक करो, बिल्कुल ना, रुको इसको ब्लॉक करवाते हैं, रुक जाओ जरा। हम्म, हम्म, चलो देखो ध्यान दो, तो फोन में सपोज मान लो ये क्या तीर है, हाँ, ये तीर है, ये होता तीर है जो कैट से लेने वाले हैं ना, राइट। तो यहाँ पे मान लो सपोज ये तीर का जो आखिरी पार्ट है वो क्या है, ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग, और तीर का जो सामने वाला पार्ट है इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वहाँ पे हम तीर का एग्जांपल लेंगे, राइट। और जो तीर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, इसको हम ऐसे नोट करेंगे, और जो आखिरी का छोर है इसको हम ऐसे नोट करेंगे। ठीक है, तो 3D में इमेजिन करना, सपोज करना कि आपके मोबाइल की तरफ क्या हो रहा है, तीर जा रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, आपके मोबाइल की तरफ तीर जो अंदर एंटर कर रहा है, कुछ तरफ इमेजिन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा वैल्यू क्या होगा, 90 बनेगा, थीटा वैल्यू 90 बनेगा। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड में परपेंडिकुलर दिखाई देगा। ठीक है, राइट। आइदर वो चार्ज पार्टिकल फील्ड के बाहर जा रहा हो या फिर फील्ड के अंदर जा रहा हो, है ना, आइदर फील्ड के बाहर जा रहा हो या फील्ड के अंदर जा रहा हो। क्लियर। ठीक है, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना लिया हम लोग, 90 लिया है। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपका, 90 डिग्री है। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब क्या है, तो F इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 1, इंटू 1। ठीक है, F इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 1, मतलब यहाँ पे F का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन प्रॉपर्ली हो रहा है, बिकॉज F का वैल्यू 0 नहीं है, F का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, क्या क्लियर है सभी लोग, बताइए यहाँ तक क्या क्लियर है, प्रेजेंट फॉर्म यहाँ तक क्लियर है क्या। तो तीनों चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं, तीनों चीज़ को वापस हम कंक्लूड करते हैं। पहला क्या था, हम लोग पहला केस क्या लिए थे, पहला केस ये लिए थे कि जब भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, केस वन क्या था, केस वन ये था कि थीटा का वैल्यू अगर 0 है, अगर थीटा का वैल्यू 0 है मतलब फोर्स जो लग रहा है चार्ज पे वो भी 0 होगा, है ना। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस क्या था, अगर थीटा का वैल्यू 180 है, 180 है, इस केस में भी फोर्स लगेगा चार्ज पे, ये क्या होगा, 0 होगा। और केस नंबर 3 क्या था, केस नंबर 3 था कि थीटा का वैल्यू अगर, है ना, अगर थीटा का वैल्यू 90 है, अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो फोर्स लगने वाला है ना, जो फोर्स लगने वाला है वो कितना होगा, वो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब वर्क यहाँ पे होगा, वर्क यहाँ पे होगा, बाकी केस में वर्क यहाँ पे नहीं होंगे, बाकी केस में वर्क नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक फील्ड बना हुआ है, इस फील्ड में एक चार्ज को हम लोग फेंक दिए, इस फील्ड में हम लोग चार्ज फेंक दिए, तो किस फोर्स से फेंके, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से फेंके, F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा से फेंके। ठीक है, तो ये जो F लग रहा है, जो F लग रहा है वो किस केस में लगेगा, वही केस में लगेगा जब परपेंडिकुलर जाए, जब जो हम लोग प्लेट किए हैं, राइट, जो भी हम लोग प्लेट कर रहे हैं, जो चार्ज प्लेट कर रहे हैं उसका एंगल जो है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, राइट। पूजा सिंह बोल रही है सर नेगेटिव वर्क लगेगा, नेगेटिव वर्क होता है क्या, पूजा नेगेटिव वर्क होता है, नहीं होता, 0 होगा ना। ओके, क्लियर है, ठीक है ना, क्या ये क्लियर है, रावण से क्लास प्राइवेट बिल्कुल। अब बात ये है कि हम लोग तो निकाल लिए कि चलो ठीक है, फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स किस में लग रहा है, फोर्स किस में लग रहा है, जब थीटा का वैल्यू 90 हो, जब थीटा का वैल्यू 90 हो, है ना। लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको पता करने के लिए, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ पे बस चीजों को कंक्लूड किया गया, यहाँ पे चीजों को कंक्लूड किया गया कि F का वैल्यू 0 रहेगा तो क्या होगा सब, है ना, यहाँ पे कंक्लूड किया गया। चलो, तो जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो किस में लगता है, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है, जो फोर्स का डायरेक्शन है उससे पता चलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। ठीक है, राइट। ये जो आपका थंब है ये फोर्स दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, फोर्स को दिखा रहा है। ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। और मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर किसको दिखा रहा है, कैट्स को दिखा रहा है, आई मीन मिडिल फिंगर किसको दिखा रहा है, करंट को दिखा रहा है, करंट को दिखा रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ध्यान रखना, इसको इससे हम लोग फोर्स, इससे क्या पता करते हैं, इससे फोर्स का पता कर लेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का पता कर लेंगे और करंट डायरेक्शन का भी पता कर लेंगे। ठीक है, करंट डायरेक्शन का भी पता कर लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये हम लोग क्या बताते हैं, ये हम लोग बताते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, राइट। एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे हम क्या किया, वहाँ पे हम लोग कुछ चार्ज प्रोजेक्ट किए, उस चार्ज वो जो चार्ज प्रोजेक्ट किए हैं उस पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, पूछता है फोर फिंगर को दिखा रहा है, तो फोर फिंगर जो है वो किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर जो है वहाँ पे करंट को दिखाता है। ओके, यहाँ पे दो चीज कंक्लूड करते हैं। पहला, अगर बोलिए कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से, याद है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगर बोलता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या पता चलता है, फोर्स का डायरेक्शन जो है ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आगे समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करें, ये होता क्या है, शॉर्ट में बोलते हैं ईएमआई, राइट, जहां भी आपको ईएमआई बोलेंगे समझना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात हो रहा है, जहां बोलेंगे ईएमआई समझना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो बेसिकली एचसी ऑक्सफोर्ड साहब ने ये बोला था, एचसी ऑक्सफोर्ड साहब ने ये बोला था कि सपोज मान लो कि क्या है, एक क्या ये आपका सर्किट है, एक क्या सर्किट है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इधर, इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और जब करंट फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल लगाया हुआ है जो डिफेक्ट कर रहा है,
है ना। यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल लगाया हुआ है जो डिफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी सर्किट से अगर करंट फ्लो हो रहा होता है, किसी भी सर्किट से अगर करंट फ्लो हो रहा होता है ना, एक सर्किट ले लिया हम लोग जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे, की लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे और की लगा देंगे। इसके बाद इसमें करंट को फ्लो करवाएंगे। जब करंट को फ्लो करवाएंगे, जब करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है, ये बताया ना, ये बताया था, है ना। इट मींस कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जो क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट बोल के पढ़ते हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि मूविंग चार्ज की वजह से, ऐसा बोल सकते हैं कि मूविंग चार्ज की वजह से, ऐसा बोल सकते हैं कि मूविंग चार्ज की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, बताओ, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना कि चार्ज मूव होने की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है ना। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो इसका उल्टा भी होना चाहिए ना, अगर चार्ज से मैग्नेट बन रहा है, अगर मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेट बन रहा है ना, मतलब करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेट बन रहा है, तो मैग्नेटिज्म की वजह से भी करंट बनना चाहिए ना, इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर अगर मूविंग चार्ज की वजह से, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेट की वजह से भी करंट जनरेट होना चाहिए, है ना। रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल है, जब पॉसिबल है उसको करने का हम लोग प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहले तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट आपके क्लास 10 में दिया हुआ है, लंबा एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन आपको नहीं पढ़ना है ना। यहाँ समझ लो कि अगर 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 मैग्नेट की वजह से, अगर मैग्नेट की वजह से करंट जनरेट होने लग जाए, अगर मैग्नेट की वजह से करंट जनरेट होने लग जाए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। हम लोग जो पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो चलाएगा, चार्ज की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिज्म चलाएगा, तो मैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे उल्टा हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैग्नेट की वजह से चार्ज करंट जनरेट होगा, बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा, इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम लोग, इसका डायरेक्शन पता करेंगे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अगर पूछा तुमसे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड रूल हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल हो जाएगा, है ना। अगर तुमसे पूछता है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अगर तुमसे पूछता है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछता है कि अगर पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, है ना, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर पूछता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट इंड्यूस होगा, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो ये हम लोग शो करेंगे राइट राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, क्लियर है, राइट। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल उसको दिखाएंगे, क्लियर है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जब भी मैग्नेट जो करंट बने, मैग्नेट जो करंट बने उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे जो करंट निकलता है, जो करंट बन रहा है, यहाँ पे जो करंट बन रहा है उसको बोलेंगे इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। और इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, इसको डिस्कवर करने वाले थे फैराडे साहब, फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ठीक है, चलिए। तो इन शॉर्ट अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों को रिवाइज करना है, इन शॉर्ट अगर तुमको लेफ्ट हैंड रूल रिवाइज करना है और राइट हैंड रूल रिवाइज करना है, तो ये वाला डायग्राम देख लो, ठीक है, ये डायग्राम देख लो। यहाँ पर क्या है, राइट हैंड रूल दिखा रहा है और क्या है आपका लेफ्ट हैंड रूल दिखाई दे रहा है, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या दिखाएगा, राइट हैंड रूल क्या दिखाएगा, राइट हैंड रूल क्या दिखाएगा, ये बताएगा आपको कि जो डायरेक्शन है इसका इंड्यूस करंट का, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है, किसके वजह से इंड्यूस हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और लेफ्ट हैंड का रूल क्या दिखाएगा, लेफ्ट हैंड रूल क्या दिखाएगा, ये बताएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। याद है किसी को दिक्कत है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है बस चलेगा राइट हैंड थंब रूल से, है ना। इसके अलावा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये क्या बताएगा, आपको मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन बताएगा, ये आपको मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन बताएगा। और फाइनली आपको जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। मौसम यादव भी क्लियर है, बाबा टिल्लो भी क्लियर है ना, टिल्लू जी, बाबा टिल्लो भी क्लियर है, चलो ओके। देखो काफी डिटेल में अगर तुम जाओगे ना, अगर तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो अभी आपको बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, अभी भी बताएं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अगर और डिटेल में जाओगे तो ये दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है सेल्फ इंडक्शन जब 12 में पढ़ते हो, और दूसरा क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, दूसरा क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन, है ना। ये आपको स्किप करना, कुछ में नहीं घुसना है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या, कोई ये इसमें नहीं घुसना है। आपको बस ये जानना है कि ईएमआई जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो जनरेटर में, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, जनरेटर में, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, जनरेटर में। और जनरेटर भी दो तरह का होता है, एसी होता है डीसी, एक होता है एसी और होता है डीसी, ठीक है, राइट, चलिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, होता है एसी, होता है डीसी, होता है एसी, होता है डीसी, ठीक है, एसी और डीसी दो तरह का होता है, राइट, चलिए ठीक है। फिर बात करते हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आपके घर में जो करंट आता है ना, आपके घर में जो करंट आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ठीक है, राइट, 220 वोल्ट आता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके घर में जो अर्थिंग वगैरह क्या होता है, 3 वायर दिखाई देता है आपके सॉकेट में, आपका सॉकेट होता है, राइट, आपका सॉकेट होता है, वहाँ पे इस टाइप का सॉकेट बनाता है, इस टाइप का सॉकेट होता है, इस टाइप का सॉकेट में 3 वायर होते हैं, यहाँ पे 3 वायर होंगे, ठीक है। पहला इसको बोलते हैं लाइव वायर जो कि रेड इंसुलेटेड होता है, पॉजिटिव होता है वो। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक इंसुलेटेड होता है और नेगेटिव होता है। और तीसरा होता है हमारा अर्थ वायर जो कि ग्रीन इंसुलेटेड होता है, ग्रीन इंसुलेटेड, ठीक है। तो अर्थ वायर बेसिकली इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हमारा काम पॉजिटिव नेगेटिव से भी होता है, हमारा काम जो है केवल पॉजिटिव नेगेटिव से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो है बेसिकली ये क्या बोलते हैं अर्थ वायर इस्तेमाल करते हैं, हम अर्थ वायर इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक श्योर कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज ना हो रहा हो, है ना। जिसके अगर मान लो कि आपने आपके कंप्यूटर में, आपका पीसी या आपका फ्रिज है ना, कुछ भी है जहाँ पे अर्थ वायर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ बस दो ही वायर इस्तेमाल हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देखना अपने पीसी का जो सीपीयू है उसको टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, ठीक है, क्लियर है। आपका जो पीसी है
उसको आप टच करोगे क्या होगा, करंट लगेगा। ध्यान रखो 3 तरह का वायर होता है, पहला होता है लाइव, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा होता है अर्थ वायर। लाइव वायर जो है रेड इंसुलेटर होगा, पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल जो है ब्लैक इंसुलेटर होगा, नेगेटिव होगा, और जो अर्थ वायर है वो क्या होगा, ग्रीन इंसुलेटर होगा, वो आपका ग्रीन इंसुलेटर होगा, ठीक है। और जो आपका अर्थ वायर होता है वो क्या होता है, वो ये मेक श्योर करता है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज नहीं हो रहा हो मेटल बॉडी से, है ना, ताकि सीधे शॉक ना लगे। आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप गलती से आपका जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर का सीपीयू है, उसको टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, या फिर जो आपका फ्रिज है उसको टच करोगे ना तो हल्का सा आपको करंट लगता है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो करंट है उसका लीकेज हो रहा है। तो वो आप फिर जो इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हो वो आप क्या करते हैं, अर्थ वायर को अर्थिंग को सही करता है ना? क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब आपका लाइव वायर आपके न्यूट्रल वायर में टच होता है। आपका लाइव वायर मतलब क्या था, आपका रेड इंसुलेटेड वायर था, और जो आपका न्यूट्रल वायर था वो क्या था, न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक इंसुलेटेड था, है ना। लाइव वायर क्या था आपका, पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, और ये क्या था आपका नेगेटिव था। तो किसी वजह से अगर ये दोनों कनेक्ट हो जाए, किसी वजह से अगर दोनों कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। किसी वजह से अगर दोनों कनेक्ट हो जाए, टच हो जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं लोग, इसलिए क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, फ्यूज लगाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट जो है वो ना हो। फ्यूज फ्यूज क्या होता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो शॉर्ट सर्किट होने नहीं देता है। ये पूछता है कि फ्यूज जो है वो किसके ऊपर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर फ्यूज काम करता है। एग्जाम पूछता है कि किस प्रिंसिपल पर फ्यूज जो है वो काम करता है। तो फ्यूज जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपने करंट में पढ़ा है ना, करंट आपको पढ़ाए थे। तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है इसमें, अभिषेक राय पूछ रहे हैं। अभिषेक राय तुम्हारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ना, तुम देखे होगे उसमें वो 3 पिन सॉकेट होता है, 3 पिन प्लग होता है ना। तो उसमें पहला जो सॉकेट होता है, जो पहला होता है वो क्या होता है, लाइव होता है। जो आप उसको ओपन करोगे तार को ना, तो वो रेड इंसुलेटेड दिखाई देता है, पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं वो, है ना। पता है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, रेड इंसुलेटेड होगा, उसको लाइव वायर बोलेंगे। जो नेगेटिव होगा उसको बोलेंगे ब्लैक इंसुलेटेड, जो कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, वो आपका अर्थ वायर होता है जो कि लीकेज को रोकता है। क्लियर है अभिषेक, क्लियर है। चलिए ध्यान रखना, फ्यूज जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब आता है ट्रांसफार्मर। सर अर्थिंग कितना डेंजरस, अर्थिंग कितना डेंजरस होता है, तुम्हारा जो तुम्हारे घर में जो भी अप्लायंस है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, प्रॉपर अर्थिंग नहीं किया तो खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, बिकॉज़ करंट का लीकेज होता है। अगर तुम अर्थिंग नहीं करवाओगे तो करंट का लीकेज होगा, करंट का लीकेज होगा तो शॉक भी लग सकता है, ठीक है अस्मित। तो अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका अप्लायंसेस जो है वो बचा रहे और आपको सर्किट वगैरह भी कम, शॉर्ट वगैरह भी कम लगे, ठीक है। सर कैन वी चेंज द रेड वायर विद एनी अदर कलर लाइक ब्लू येलो, देखो कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि करने के बाद फिर तुमको बाद में समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो देखना, नॉर्मल जो वायर होता है, नॉर्मली जो है वो रेड और ब्लैक इस्तेमाल होते हैं, नॉर्मली रेड एंड ब्लैक इस्तेमाल होते हैं। अभी येलो वगैरह आ चुके हैं, लेकिन नॉर्मली जो कन्वेंशनल वायर है वो मेनली आपका रेड एंड ब्लैक ही होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर तुम अगर मान लो रेड के बदले ब्लैक, दोनों ब्लैक कर दिए, तुम दोनों वायर ब्लैक कर दिए, तुमको पता कैसे चलेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, इसलिए दो डिफरेंट वायर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सर हमारे पड़ोस में आधा घर जल गया, बिल्कुल बहुत डेंजरस होता है ना, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। सर हमारी अर्थ हमारे बॉडी से पास हो सकता है, बिल्कुल मैं समझे, अर्थ हमारे बॉडी से पास होगा, है ना? अगर तुम जमीन पे खड़े हो, अगर तुम जमीन पे खड़े हो तो अर्थ हमारे बॉडी से पास होगा, बिकॉज़ तुम क्लोज सर्किट बना रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, क्लोज सर्किट बना रहे हो। अगर तुम जमीन पे नहीं खड़े हो, राइट, तुमने तुमने चप्पल पहन रखा है रबड़ का, या फिर तुम किसी चेयर पे खड़े हो प्लास्टिक की या लकड़ी पे, तो क्या होता है, सर्किट क्लोज नहीं हो पाता, सर्किट क्लोज नहीं हो पाता तो अर्थ हमारे बॉडी से पास नहीं हो पाएगा, अर्थ हमारे बॉडी से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो क्या है, यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं, है ना? अभी किसी तरह डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो कि लो वोल्टेज को ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज में, और हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बोले सर हम बचेंगे कैसे? अरे बचेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। देखो तुम्हारे घर में, है ना, इस टाइप का सॉकेट आपने देखा होगा जहाँ पे 3 प्लग होता है, ठीक है। एक में आपके पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, दूसरा तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और तीसरा क्या होता है, अर्थिंग होता है। तीसरा क्या होता है, अर्थिंग है। अगर तुम अर्थिंग नहीं लगा रहे हो, अगर तुम अर्थिंग नहीं लगा रहे हो तो क्या होगा, तुम्हारे जो अप्लायंसेस है वो खराब हो सकते हैं, तुमको शॉक लग सकता है, शॉर्ट सर्किट जो है संभावना काफी बढ़ सकता है, ठीक है, राइट, पहला चीज। दूसरा चीज कि अर्थिंग जो है उससे बचना कैसे है, तो पहला बात कि अगर तुम जमीन पे खड़े हो, है ना, तुम देखोगे कभी भी जो आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं वो जो काम करते हैं वो येलो कलर का बूट पहनते हैं, येलो कलर का बूट पहनते हैं। वो बूट जो है वो रबड़ का बना होता है, और रबड़ जो है वो बैक करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। और करंट लगने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नंगे पांव जमीन पे खड़े रहो, ताकि करंट जो है वो क्या करे, एक क्लोज सर्किट बनाए, है ना, एक क्लोज सर्किट बनाए, तभी करंट लग सकता है। अगर सर्किट क्लोज नहीं हुआ, सर्किट ओपन रहेगा तो क्या होगा, आपका बॉडी सर्किट का काम करेगा ना करंट के लिए, ठीक है, आपका बॉडी जो है वो सर्किट का काम करेगा करंट के लिए, ठीक है। तो अगर जमीन पे खड़े हो, अगर जमीन पे खड़े हो तो आपके अंदर से क्या करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन जमीन पे आप नहीं खड़े हो, चेयर पे खड़े हो, टेबल पे खड़े हो, या फिर आपने रबड़ के कुछ बूट्स पहन रखे हैं, तो क्या होगा, रबड़ के बूट से आपका करंट जो पास आपके बॉडी में करंट जाएगा, लेकिन आपको फील नहीं होगा, बिकॉज़ क्लोज नहीं हो पाएगा, रबड़ के बूट के पास जमीन में जा नहीं पाएगा, तो सर्किट क्लोज नहीं होगा, आपको करंट लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये फिजिक्स का फर्स्ट क्लास है, अगर नहीं तो बाकी क्लास कहाँ मिलेंगे, आई एम न्यू हियर एंड आई वांट टू सी योर फिजिक्स वीडियोस। आई फिजिक्स जो है खत्म होने वाला, और 3 लेक्चर हमारे हैं, ठीक है। बाकी लेक्चर जो है वो कहाँ मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल, है ना। चलो अब काम की बात करते हैं, जो भी डाउट्स आपका बोल लेते हैं, पहले काम की बात करते हैं। बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, हाई को लो में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी आपको बताया था कि आपके घर में, आपका ये घर है ना, आपका घर है, और आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, ये आपका घर है, और आपके घर में जो है कितने वोल्टेज करंट आते हैं, अभी आपको बताए थे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट करंट आपके घर में आ रहा है, 220 वोल्ट करंट आपके घर में आ रहा है। लेकिन आपको मान लो एक मोबाइल फोन चार्ज करना है ना, आपको मान लो एक मोबाइल फोन चार्ज करना है, आपको मान लो मोबाइल फोन चार्ज करना है, तो करंट आ रहा है 220 वोल्ट का, और आपके मोबाइल फोन को कितना करंट चाहिए होता है, 10 वोल्ट चाहिए होता है। अभी जो नए बहुत सारे चले हैं 120 वोल्ट होता है, 20 वोल्ट चाहिए होता है ना, राइट। बहुत नए लोग तो 50 वोल्ट होता है, इसको पता नहीं होता है ना। अगर तुम थोड़े पुराने फोन लोगे तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट होता है चार्जर में, 2 वोल्ट का चार्जर होता है, 3 वोल्ट का चार्जर होता है, राइट। फिर 10 वोल्ट के 20 वोल्ट के अभी चार्जर आते हैं, 25 वोल्ट 50 वोल्ट के भी आते हैं। तो तुम्हारे घर में जो करंट आ रहा है 220 वोल्ट का आ रहा है ना, और चार्जर तुम्हारे मोबाइल के बैटरी कितना चाहिए, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट, इसके ऊपर नहीं, है ना। तो तुम्हारे चार्जर जो है, हमारा चार्जर है, वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर लगा होता है, तुम्हारे चार्जर में क्या होगा, ट्रांसफार्मर लगाएगा, ठीक है। तुम्हारे चार्जर में क्या होगा, ट्रांसफार्मर लगाएगा। अब क्या होगा, जब तुम करंट ऑन स्विच ऑन करोगे तो 220 वोल्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो तुम्हारे चार्जर में जाएगा। तुम्हारे चार्जर में ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके तुम्हारे मोबाइल में डाल देगा, है ना, तुम्हारा फोन चार्ज हो जाएगा। किसी वजह से तुम्हारे चार्जर का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, इन एनी केस तुम्हारे चार्जर का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, राइट। और तुम फोन चार्ज किए जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब ट्रांसफार्मर जो है वो उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जो है कंप्लीटली खराब हो जाएगा। और जब ट्रांसफार्मर कंप्लीटली खराब होगा, ट्रांसफार्मर कंप्लीटली काम नहीं करेगा, तुमको तुम्हारे फोन में चाहिए 10 वोल्ट 20 वोल्ट, कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट, फोन ब्लास्ट कर जाएगा, फोन क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम ये बताएं कि तुम्हारे फोन में क्या होता है, तुम्हारे चार्जर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है ना। तुम्हारे चार्जर में क्या ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी दो तरह का होता है, आप देखोगे ट्रांसफार्मर जो है दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करता है,
ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ा देता है, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। सपोज मान लो कि लो वोल्टेज है ना, और आपको चाहिए हाई वोल्टेज, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करो। ये क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, है ना, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, ये आउटपुट वोल्टेज को कम कर देगा, आउटपुट वोल्टेज को कम कर देगा। मतलब अगर हाई वोल्टेज आ रहा है, आपके डिवाइस को चाहिए लो वोल्टेज, तो क्या करेगा, हाई से लो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बताओ, जो आपका मोबाइल का चार्जर है, जो आपका मोबाइल का चार्जर है, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन, स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। बिल्कुल मृत्युंजय स्टेबलाइजर जो है बेसिकली आपका ट्रांसफार्मर ही होता है ना, वर्क लाइक ट्रांसफार्मर नहीं, बेसिकली ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। स्टेप डाउन तो बोलना, बिल्कुल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। देखो 220 वोल्ट करंट आ रहा है, आपको चाहिए 20 वोल्ट करंट, तो क्या करेगा, इसमें ट्रांसफार्मर लगाएगा चार्जर में, वो क्या करेगा, आपके आपके करंट के आउटपुट वोल्टेज को घटा देगा, 20 वोल्ट कर देगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। बहुत लोग रटते हैं चार्जर में, जो है स्टेप डाउन लगता है, चार्जर में स्टेप डाउन लगता है, यहाँ पे स्टेप अप लगता है, वो बाहर में जाओ, सब नहीं करना आपको, ठीक है, वो रटा हुआ विद्या आपको नहीं चाहिए। बस कंसेप्ट समझ लो, बाकी आप खुद एग्जाम में कुछ भी सवाल आएगा खुद निकाल लो कि हाँ 220 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या है, हमको 500 वोल्ट चाहिए मान लो कहीं पे, और घर में 220 वोल्ट आ रहा है, मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, स्टेप अप लगेगा, राइट। मान लो हमें 20 वोल्ट चाहिए, घर में 220 वोल्ट आ रहा है, हमें कौन सा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टेप डाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्लियर है कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, रिवाइज करवा दी क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज करवाते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर रिवाइज करवाते हैं सारा फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, सबका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पेपर हटाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल फोन में क्या होता है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। चलिए, तो सबका आंसर यहाँ पर राइट, एक तारीख तो मौसम हिमांशी, जयदीप, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, अंकित बाबा टिल्लू, सबका आंसर राइट है ना, ठीक है। निधि बस थोड़ा टॉपिक बचा है, चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, टॉपिक तो बचा ही नहीं, खत्म होने वाला है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स, आएंगे फिर मैग्नेटिक का क्या टाइप होता है, किस काम आता है, राइट, वो सब समझे हम लोग यहाँ पे। फिर लोग आगे बढ़े ये समझे हम लोग कि जो आपका मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जहाँ पे मैग्नेट रहेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी दोनों होता है, आई मीन इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक दोनों होता है, इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नेटिक भी होगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। इसके बाद बात की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझोगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को समझ लोगे, राइट। फिर बात की कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है मैग्नेट का, इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है ना, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, वो क्लियर किए, राइट, कि नॉर्थ से साउथ में जाएगा मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाएगा, क्लोज कर्व बनाएगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है समझ लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे यूनिट होता है, और सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल होता है ना। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझे कि जब भी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बने, जब भी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बने उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको समझे कैसे, तो एसी ऑस्ट्रेलिया फिनोमेनन को दिखाया था 1920 में, जहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या किए, करंट फ्लो करवाएं और वहां पे मैग्नेटिक निकलती है, करंट के फ्लो होते हैं, निडल डिफेक्ट हो गया, इसका मतलब करंट के वजह से आपका निडल डिफेक्ट हो रहा है, और करंट के वजह से निडल डिफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग समझे कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट के वजह से इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा पता करेंगे, इसका डायरेक्शन पता करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल को उल्टा करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, जो आपका फैक्टर्स है मैग्नेटिक फील्ड जो बना होता है करंट कनेक्टिंग कनेक्टर में, ये तीन फैक्टर डिपेंड करता है करंट पे। इसके अलावा जो आपका कनेक्टर से डिस्टेंस कितना है आर उस पे, और नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी डायरेक्टली होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी डायरेक्टली होता है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे, फिर बात की सोलेनोइड के बारे में, सोलेनोइड क्या होता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में काम आता है, और फिर बात की हम लोग इसके बारे में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, दोनों डिफरेंस ये है कि सोलेनोइड जो है इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वीक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो स्ट्रांग होगा, ठीक है। सोलेनोइड जो है ये कंप्लीट मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, ठीक है। सोलेनोइड का यूज है वो एक्सपेरिमेंट में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, हेवी मेटल में, बेस मैन मोटर में, ठीक है। इसके अलावा बात करें मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे आप चार्ज पार्टिकल को फेंकते हो, प्रोजेक्ट करते हो विद वेलोसिटी भी, तो क्या उस पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स कितना होगा, क्यू वी sin थीटा, क्यू वी sin थीटा, क्यू वी sin थीटा। यहां पे लोग फोर्स डायरेक्शन कैसे, यहां पे लोग मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, राइट। यहां पे क्यू क्या है, क्यू आपका क्या चार्ज है, एफ क्या है आपका फोर्स है, बी इज द वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड sin थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी। अभी एंगल कितना लगेगा, उस पर डिपेंड करता है कि वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है, ये डिपेंड करता है आपका एंगल के ऊपर, दैट इज sin थीटा के ऊपर, राइट। वेलोसिटी और बी के ऊपर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो sin थीटा है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको बताया तीन केस, पहला केस जहां पे थीटा का वैल्यू 0 है, फोर्स 0 हो गया, दूसरा केस जहां पे थीटा का वैल्यू क्या 180 डिग्री है, यहां पे फोर्स 0 हो गया, वर्क 0 हो गया, और तीसरा केस जहां पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, यहां पे फोर्स जो है लग रहा है, वर्क हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तीनों का सबको ध्यान रखना है, तीनों का सबको ध्यान रखना है, यहां पे जो कंक्लूड किया गया। फिर बात की हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या दिखाता है आपको, फोर्स के बारे में बताता है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है। फिर बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना, अभी हम लोग पढ़े हैं कि आपका जो मूविंग चार्ज है उसके वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, मूविंग चार्ज की वजह से, मतलब चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा, मैग्नेट की वजह से चार्ज जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, मैग्नेट की वजह से करंट जनरेट होगा। तो जब भी मैग्नेट की वजह से करंट जनरेट हो जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये फेनोमेनन देने वाले कौन थे, फैराडे साहब थे, जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है कैसे पता चलेगा, इंड्यूस करंट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है सेल्फ होता है, इंड्यूस होता है, सेल्फ एंड इंड्यूस, ठीक है। चलिए इसके बाद बात की हम लोग की जो वायर्स होते हैं, लाइव वायर क्या है, न्यूट्रल वायर क्या है, अर्थ वायर क्या है, ये क्लियर किए। फिर बात की शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, कैसे होता है, राइट। इसके अलावा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो है वो डिवाइस होता है जो कि लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा और हाई को लो में कन्वर्ट करेगा, हाई को लो में कन्वर्ट करेगा। आपने देखा होगा गली के बाहर बहुत बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं कहीं किसी एरिया में, राइट, बहुत बड़े ट्रांसफार्मर गली के बाहर लगे होते हैं, है ना। लोग बोलते हैं कि करंट नहीं आ रहा, ट्रांसफार्मर उड़ गया, ट्रांसफार्मर होता है, करंट जो बंद होता है, करंट जो बंद कर देना, सप्लाई बंद होता है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये किस पे काम करता है, किस पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। आपको बताया थे कि इंडक्शन जो है दो तरह का होता है, इंडक्शन दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कौन क्या काम करेगा, ट्रांसफार्मर जो है वो आपके म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करेगा, इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, राइट। दैट इज म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। कैसे काम करता है, आपके घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, राइट, कौन सा डिवाइस जिसको कम वोल्ट चाहिए होता है, आपके फोन का चार्जर हो गया, आपके लैपटॉप का चार्जर हो गया, वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, वो क्या करेगा, करंट वोल्टेज को कम करेगा, आउटपुट वोल्टेज को कम कर देगा, और आपके जो डिवाइस है वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर खराब हो गया अंदर का चार्जर का, तो क्या होगा, आपका फोन जो है ब्लास्ट हो सकता है, आपका फोन जो ब्लास्ट हो सकता है, राइट, क्लियर है। इस बात की हम लोग दूसरे ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देगा, स्टेप डाउन क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज को कम कर देगा, आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ क्वेश्चन देखें हम लोग। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोग, कहां क्वेश्चन है, एक मिनट, ओके। हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में जो लिंक है ये कौन लेके आया, कौन सबसे पहले बताया कि हां दोनों बीच में कनेक्शन है, दोनों बीच में लिंक ये कौन बताया, रावण बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 1820 में। मैंने आपको बताया थे कि 1820 में ऑस्ट्रेलिया साहब बताए थे, बिल्कुल यहाँ पे सबका आंसर राइट है। जयंत, अभिषेक राय, शिवानी यादव, एकता, सबका आंसर राइट है। इंग्लिश बाय जयदेव सर, नीति शर्मा, अभिषेक, सबका आंसर राइट है ना, प्रिंस
अंशिका पांडे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट। आपको बताए थे कि ये क्या सर्किट है, ये क्या सर्किट में सर्किट है, और सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा, सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल जो डिफेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल जो है डिफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट वाइज मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, करंट वाइज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसके बारे में कौन बताया, तो एचसी ऑस्टेड साहब ने बताया था कब, 1820 में, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है बेशक ये राइट आंसर होगा, इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 135, अटेन क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 135 देखो। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पहला लाइन था वो यही था, ठीक है। सबका आंसर यहाँ पर होंगे, ये केवल श्री पूर्णा विश्वास का आंसर राइट है, बाकी सब आंसर होंगे। बाबा टिल्लू राइट बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अरे गधो, यहाँ पे देखो, बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग का पहला लाइन, क्या क्या मटेरियल है जो कि मैग्नेट को खींचेगा अपनी तरफ, आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल, निकल, ठीक है, राइट। तो यहाँ से आप अपने आंसर को निकालो, क्या कहीं आयरन दिख रहा है, कोबाल्ट दिख रहा है, निकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिल्कुल पूजा फिर टूटी होगा, बिल्कुल डी होगा, ठीक है। तो आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में एक एक वर्ड जो आपको पढ़ाया वो हर एक वर्ड बेस कीमती है, ठीक है। आज थोड़ा स्टार्टिंग में डिस्टर्ब होने लगे थे किसी वजह से, वो एक कोई कैट नंबर था जो कि काम कर रहा था, तो माइंड डाइवर्ट हो गया था। आई होप आपको सब चीज क्लैरिटी समझ में आया होगा, है ना। ऑल्दो इज ब्लॉग नाउ, बट आई होप आपको कुछ क्लैरिटी समझ में आया होगा। तो हर एक वर्ड जो है बताएं, जो एग्जाम जो यहाँ पे पढ़ाया एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, बिल्कुल इनके तुम्हारा राइट साइड, ऑप्शन नंबर डी आपने बताया ना। अगला क्वेश्चन, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ इन अ स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, द मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस। बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बताओ, सोच समझ के आंसर देना। 89 का ए बोल रहे हैं, 89 का ए निधि रावण, हम्म, और कौन है जो ए बोल रहा है, मुस्कान यादव, सबका आंसर राइट है ना, सबका आंसर राइट है। जो ए बोल रहे हैं उनका भी राइट है, जो सॉरी रॉन्ग है, जो बी बोल रहे हैं उनका भी रॉन्ग है, जो बी बोल रहे हैं उनका भी रॉन्ग है। सिंपल सोचो यार, तुम लोग कभी भी एक्सप्लेन किए थे तीन केस एक्सप्लेन किए थे ना, राइट। केस नंबर 1 में बताए थे कि थीटा वैल्यू कितना है, 0, थीटा वैल्यू 0 होगा मतलब क्या होगा, वर्क कितना होगा, 0 होगा, 4 0 होगा। थीटा वैल्यू 180, थीटा वैल्यू 180 मतलब कितना, वर्क 0। यहाँ पे थीटा वैल्यू 180 हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ बढ़ रहा है ना, और जो चार्ज है वो इधर बढ़ रहा है, मतलब 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। केस नंबर 2 याद करो, केस नंबर 2 याद करो, ये देखो केस नंबर 2, ये है ना केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 ये ना, थीटा वैल्यू 180 हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ बढ़ रहा है, चार्ज एक तरफ बढ़ रहा है, दैट इज F इक्वल टू QV sin थीटा, QV sin थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे sin थीटा वैल्यू sin 180 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अभी जो बोल रहा हूँ गलत है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब कुछ लोग डी बोलना स्टार्ट किए, समझ जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है, लेकिन आपको कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जो पढ़ा है उस कंसेप्ट को, फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स जो है वो बायो की तरह हिस्ट्री की तरह ज्योग्राफी की तरह नहीं है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको ज्योग्राफी में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, बट फिजिक्स में क्वेश्चन अगर अच्छे आ गए तो आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन सोचने में मजबूर करेंगे, आपको कंसेप्ट अगर पता नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बिल्कुल एकता स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स सर, अभी लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर, राइट आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट को पकड़ो, इंप्लीमेंटेशन जो है वो आसान हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, है ना, ये दोनों सवाल तो आपको नहीं बहुत गलत करेंगे, बहुत सही किए। अगला सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, सर लास्ट लाइन नहीं पढ़ी थी, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, ठीक है। ये पूछा है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। बहुत सिंपल, बताओ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन करेंगे। मृत्युंजय बोल रहा सी, निधि बोल रही सी, बाबा टिल्लू बोला सर मैंने डी बोला था, लेटर अच्छा ओके। यहाँ पे बिल्कुल सबका आंसर राइट है, सबका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर है ना। एचसी ऑस्टेड साहब ने बताया था, एचसी ऑस्टेड साहब ने बताया था कि भाई अगर हम किसी सर्किट से करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल जो डिफेक्ट होगा, मैग्नेटिक नीडल जो डिफेक्ट होगा, है ना, राइट। तो अगर करंट फ्लो करेगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब मैग्नेटिक नीडल डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो चलो सी बोल रहे हैं, बहुत से आंसर उनका, क्वेश्चन को सिंपल था, कोई कुछ घुमाया नहीं है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, एसी जनरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल का काम करता है। बिल्कुल वर्मा जी सी इज राइट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 100, एसी जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल का काम करता है, सॉरी डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सर नीडल कॉम्प्लेक्स कॉम्पास है क्या, पवन कुमार पूछ रहे हैं। अरे पवन जी, पवन जी कहाँ बहते हुए चले गए बताओ, बताते हैं, पवन वेट करो ना, पहले इसको सॉल्व करा ले। क्वेश्चन नंबर 100 बिल्कुल सबको बोला ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। डीसी जनरेटर जो है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है, आपको बताया था, अभी बताया था, डीसी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है ना। और पवन जी आपको मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, आपको दिखा दी डायग्राम बना हुआ, राइट। पवन देखो ये क्या है, ये आपका मैग्नेटिक नीडल है, दिस इज योर मैग्नेटिक नीडल, ये आपका मैग्नेटिक नीडल है। आपको बताया था कि यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगा, अगर इस यहाँ पे इस वायर से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल जो है क्या होता है, डिफेक्ट होता है ना, डिफेक्ट होता है, बिकॉज करंट वैसे मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, एचसी ऑस्टेड ने बताया था 1820 में, ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी सबका आंसर राइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 पे ध्यान दीजिए पहले। सर C4 क्यूटी कट तुम्हारी ब्लॉक हो गई है, ठीक है रावण। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज नॉट करेक्ट। सोलेनॉइड के बारे में आपको एक्सप्लेन किए थे, प्रॉपर्ली बताइए सोलेनॉइड होता क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 62 नॉट करेक्ट बोला है, ध्यान रखना। बिल्कुल सबका मृत्युंजय मृत्युंजय बिल्कुल राइट है, नीति का राइट है, जयंत का आंसर रॉन्ग है, मौसम राइट है, श्री पूर्णा विश्वास राइट है, ठीक है। अभिषेक राय बिल्कुल, अभी ऋतु सबका आंसर राइट, कनिका अंशिका पांडे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सोलेनॉइड के बारे में पढ़ाते, सोलेनॉइड क्या है बेसिकली, तो पहले आप आयरन ले लिए, उसके बाद क्या किया, लपेट दिए, उसको कपड़ा लपेट दिए, लपेटने के बाद बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और कनेक्ट करने के बाद आयरन को चुपके से वहां से बाहर खींच लिए, चुपके से बाहर खींच लिए, तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होगा, बताया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होगा, इसको आप क्वेश्चन दिखाए थे। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसी को एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सही है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग करंट, बताया था कि करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, या नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बताया था, ये दोनों बताए थे। तो ये भी राइट है, मतलब ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तीसरा चीज, सॉफ्ट आयरन बार इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड, है ना, सोलेनॉइड के अंदर अगर आप सॉफ्ट आयरन बार इंसर्ट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम रहेगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाए थे, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाया था आप लोगों से, ठीक है। तो बिल्कुल सबका राइट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बाबा टिल्लू सी बोल रहे हैं, अच्छा 652 का बोल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल जयंत अभी क्लियर, जयंत अभी क्लियर है, अभी क्लियर जयंत, सारे कंसेप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लो, राइट, तो आपका फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, आपका थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखा रहा है कंडक्टर, और जो आपका स्ट्रेच मिडिल फिंगर है ये किसको दिखा रहा है? कैट्स को, किसको दिखा रहा है बताओ? जो आपका मिडिल फिंगर है वो किस चीज को किस चीज के बारे में, किसके डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, किस डायरेक्शन के बारे में बता रहा है? बिल्कुल सबका आंसर है निधि, रावण, सरस्वत, मृत्युंजय, मौसम, है ना। ऑप्शन नंबर डी दैट इज इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो कंसेप्चुअल है, लेकिन आपसे नहीं छूटने, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं चाहिए, बाकी लोगों से क्वेश्चन छूट सकते हैं, आपसे नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल टीका सरदार, राखी सिंह, सबका आंसर राइट है ना। अनुकल्प राज, आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडिया में था, बिल्कुल इंडिया में था ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 इसको अगले क्वेश्चन छोटा कर देते हैं ताकि बस आपको एक ही क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स अपॉन, बताओ सर। करंट क्यों नहीं होगा? सुनील कुमार बोला। सुनील कुमार, करंट और इंड्यूस करंट में फर्क है, ठीक है। करंट इंड्यूस हो रहा है वहां पे, ठीक है, इंड्यूस करंट होगा, आप वहां पे करंट को इंड्यूस करवा रहे थे उस पर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है सुनील। तो यहाँ पे बताओ क्वेश्चन नंबर 67 क्या आपका राइट आंसर है? सबका मृत्युंजय का ऑप्शन, मृत्युंजय बोला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, मृत्युंजय ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। बिल्कुल ए बोलना राइट है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम, आपको बताए थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, जो आपका राइट हैंड थंब बताए थे, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, सपोज मान लो कि क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट जो है ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है। बड़ा एक्सप्लेन करेगा, चलो आपको एक्सप्लेन किए थे कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जहाँ पे करंट जो है ऊपर जा रहा है, करंट क्या ऊपर जा रहा है, जब करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे, राइट, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, राइट। तो ये जो है, ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये डिस्टेंस जो है ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर बन रहा है, इसके साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट का रिलेशन जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ नंबर ऑफ टर्न जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। बार बार तो बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्लियर है? किसी पे डिपेंड करता है, पूछा इस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 126, 126। Imagine a current carrying straight conductor with a magnetic field of line in anti-clockwise direction. Again देखो क्वेश्चन सेम, अभी ये जो कंसेप्ट है ना, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि बेसिकली ये बोला है कि भैया क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, जब करंट ऊपर जा रहा है और इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता कर रहे हो, इसके थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता कर रहे हो, राइट, है ना। तो ये पता किससे कर रहे हो, किसके थ्रू कर रहे हो? जो लोग ए बोल रहे हैं सुनील चौधरी, एक बार प्रॉपर्ली पूरा पूरा लाइन को पढ़ो, आपने बस राइट हैंड थंब रूल पर कैंसिल कर दिया, है ना। लेफ्ट हैंड को आप काट दो, लेफ्ट हैंड को काट दो, राइट हैंड थंब रूल पर कैंसिल कर रहे हैं। ये भी तो देखो कि भैया करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है, राइट। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, करंट डायरेक्शन अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड नहीं होता है, डाउनवर्ड क्या हुआ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, जो बोल ऑप्शन नंबर ए, जो सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लोग सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देख रहे हो ट्रिकी, थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन या उसके ऑप्शन को नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ सर सी होगा सुनील, सुनील पहले ही पढ़ लिया ठीक से, पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको छूटने नहीं चाहिए जो आप गलती कर रहे हो। चलो एक और सवाल करो, आखिरी सवाल, ये बताओ व्हाट हैपेंस टू अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज हीटेड। ये कंसेप्चुअल है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। बार मैग्नेट को हीट करते तो क्या होता है, छोटा करते थोड़ा, बार मैग्नेट को हीट करते तो होता क्या है जरा बताना। बिल्कुल कोई भी बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, चलो। तो बार मैग्नेट जब हीट करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का या तो रिड्यूस होगा या तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, या तो रिड्यूस होगा तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सबका आंसर है यहाँ पे। बट क्यों होगा, क्यों होगा, मैं तुझे सी नॉट राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, बट क्यों होगा इसको समझते हैं हम लोग, है ना। आपने क्लास 12 में एक लाइन पढ़ी होगी, एक मिनट, आपने क्लास 12 में इसको पढ़ते हुए लाइन पढ़ी होगी कि थर्मल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट्स द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन इनसाइड द मैग्नेट, पढ़े होगा ना। तो लाइन छोड़ दो, आपको एक्सप्लेन करते हैं होता क्या बेसिकली। जो आपके बार मैग्नेट होता है, जो आपका बार मैग्नेट होता है ना, जो आपका बार मैग्नेट होता है, उस बार मैग्नेट में बहुत छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन होते हैं। इस बार मैग्नेट में छोटे छोटे क्या होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन होते हैं। ये जो मैग्नेटिक डोमेन है, ये जो मैग्नेटिक डोमेन है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अलाइन होते हैं। ये जो आपके मैग्नेटिक डोमेन है, दे आर ऑल द मैग्नेटिक डोमेन्स, ठीक है। और जो मैग्नेटिक डोमेन है ये एक पर्टिकुलर तरीके से अलाइन होते हैं, ये पर्टिकुलर तरीके से अलाइन होते हो। जब आप हीट दोगे, किसी भी चीज को हीट दोगे तो एटम्स मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपके मैग्नेटिक डोमेन है ये मूव करना स्टार्ट करते हैं रैंडमली, ठीक है। जब मूव करना स्टार्ट करते हैं तो क्या अलाइनमेंट उनका भी सेम रहेगा? नहीं, जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। जब अलाइनमेंट खराब होना स्टार्ट होगा, राइट, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह था, इस मैग्नेटिक डोमेन के अलाइनमेंट की वजह से थे। जब हीट दोगे या थर्मल एनर्जी दोगे, इसकी वजह से क्या होगा, सब चीज मूव होगा, अंदर मॉलिक्यूल्स एटम्स मूव करेंगे, तो अलाइनमेंट मूव होगा। और जब अलाइनमेंट खराब होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। लेकिन जब अलाइनमेंट बहुत खराब हो जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके देखा बिल्कुल, है ना, क्या क्लियर है? बिल्कुल आयुष तिवारी, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आपका अलाइनमेंट खराब होगा, जितना अलाइनमेंट खराब होगा उतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो लूज करेगा, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक डोमेन होते हैं बहुत सारे जो मूव करते हैं, जो मूव नहीं करते प्रॉपर अलाइन करके रखते हैं, वो प्रॉपर्ली खुद को अलाइन करते हैं। लेकिन आप हीट दोगे, थर्मल एनर्जी दोगे तो एटम्स मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जिसकी वजह से अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, अलाइनमेंट खराब होता जाएगा और जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता जाएगा। जब अलाइनमेंट बहुत खराब हो जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट का, सोलह कंसेप्ट है ये भी, बट कुछ कंसेप्ट आपको बताए थे कि क्वेश्चन के साथ समझ जाएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। द मैग्नेटाइजेशन इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन ये बताओ, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले समझो फेरोमैग्नेटिक होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक। देखो इसके ऊपर सवाल आया हुआ है, अंशिका पांडे केमिस्ट्री स्टार्ट होगा 2-3 क्लास के बाद, 3 क्लास और आएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले समझो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। बिल्कुल मैं तीन ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, है ना, ये तो ऑप्शन नंबर इज रॉन्ग आंसर, एक बार कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। जो डी बोल रहे हैं वो राइट है, जो ए बोल रहे हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। कंसेप्ट समझ लो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। अभी तुमको बताए थे कि मैग्नेटिक डोमेन के बारे में, कि मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, है ना।
मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, और जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को अरेंज कर लेते हैं, अलाइन करते हैं। जितना वो अलाइन रखेंगे उतना उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छा रहेगा। तो वो चीज़, हर वो चीज़ जिनमें जिनमें मैग्नेटिक डोमेन प्रेजेंट हो, हर वो चीज़ जिनमें मैग्नेटिक, ऐसे डिटेल में पूछता नहीं है, बस आपको ये पूछता है कि भाई फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल बताओ, पैरामैग्नेटिक एग्जांपल बताओ, बस ये पूछता है, लेकिन आप कौन सा डिटेल में बताना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हर वो चीज़ जिसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन है, ठीक है? हर वो चीज़ जिसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन जो है प्रेजेंट हो और प्रॉपर्ली डायरेक्शन खुद को अलाइन किए हो, तो वो चीज़ क्या होता है, वो अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखता है, ठीक है? हर वो चीज़ जिनके अंदर मैग्नेटिक डोमेन प्रॉपर्ली अलाइन हो, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। हर वो चीज़ जिसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन जो प्रॉपर्ली अलाइन हो, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाए थे बिल्कुल स्लाइड नंबर 1, वहाँ आपको एक्सप्लेन किए थे कि जो आपका आयरन जो मैग्नेट को खींचेगा, वो आयरन को खींचेगा, कोबाल्ट को खींचेगा और निकल को खींचेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन वाला फीचर है वो बहुत सही रहता है। इनके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन है वो प्रॉपर्ली अरेंज अरेंज रहते हैं। मतलब ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे शो कर पाते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के चीज़ों को बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? इस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? अब ऐसे ही एक और चीज़ होता है, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है? ऐसे ही एक और चीज़ होता है, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्लियर है? अब आपको पता है पैरामैग्नेटिक। नाउ व्हाट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? जो भी डाउट एरिया है ना, जो भी डाउट आपका जो चैप्टर से अलग है, क्लास से रिलेटेड अकॉर्डिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लास में बात करते हैं ना, ठीक? फेरोमैग्नेटिक क्लियर हो गया? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन प्रॉपर्ली अलाइन हो, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छे से आपको दिख रहे हो, बहुत स्ट्रांग आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिख रहे होते हैं, वो क्या होता है? आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? ये थोड़े वीक होते हैं, वो सब्सटेंस, वो चीज़ जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी वीक है, हाँ? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़े से वीक है, मतलब इनके एटम्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डोमेन है, ये बहुत प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। ये प्रॉपर्ली तब अरेंज होंगे जब मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। ये प्रॉपर्ली तब अरेंज होंगे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे थोड़ा सा अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे केवल एग्जांपल ही पूछेगा, ठीक है? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब जो है बेसिकली आपके पैरामैग्नेटिक एग्जांपल है। दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक। एक और होता है डायमैग्नेटिक, एक और होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होते हैं, ये मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में एक वीक फोर्स रिपेल होते हैं, है ना? ठीक है? ये वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीक फोर्स के लगने से रिपेल होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, फॉर एग्जांपल बिस्मथ, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल सिल्वर, ये सब जो है डायमैग्नेटिक है। ये सब जो है डायमैग्नेटिक है, ठीक है? राइट? क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ और जान लो, है ना? कुछ चीज़ और जान लो। जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इनमें मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, ठीक है? तो व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, है ना, तो ये डोमेन जो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं और मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से देखोगे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है वो आगे चिपक जाएगा, इसमें मैग्नेट चिपक जाता है। मैग्नेट क्या होता है? चिपक जाता है, ठीक है? लेकिन अगर अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दो, अगर आप मान लो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो, थोड़ा समझना, लास्ट वाले कंसेप्ट थोड़ा समझना। आपको फेरोमैग्नेटिक में ये बताए थे कि वो चीज़ जिसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन है, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब जिसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन है, क्या होते हैं? इनके अंदर मैग्नेटिक डोमेन प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं। मैग्नेटिक डोमेन जो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होती है। इसी कारण से जब इनके पास आप लेके जाओगे किसी भी मैग्नेट को, तो तुरंत चिपक जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम क्या करेंगे? जो मैग्नेट के पास लेके गए हैं, है ना, आयरन, कोबाल्ट और निकल के पास जो मैग्नेट लेके गए हैं हम लोग, इस मैग्नेट को करेंगे दूर कर लेंगे। मैग्नेट को दूर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी दूर हो जाएगा, होगा ना? इनके पास से मैग्नेट को खींच के दूर कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दूर हो जाएगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड दूर होने की वजह से आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी जनरेट हुआ था मैग्नेट वाला, वो तुरंत खत्म हो जाएगा क्या? तुरंत खत्म हो जाएगा नहीं, धीरे धीरे खत्म होता है, सडनली वैनिश नहीं करेगा, धीरे धीरे खत्म होता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिटेंटिविटी, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। पहले आपको समझ नहीं आया, वो वापस बताते हैं। आपको एक्सप्लेन किया कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। आपको बताया था वहाँ पे कि भाई कोई सा भी एलिमेंट, सपोज मान लो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट है, ठीक है? इनके अंदर क्या है? इनके अंदर मैग्नेटिक डोमेन जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन है, अरेंज है, ठीक है? तो अभी तक तो बस ये मेटल है, लेकिन जब इनके पास किसी मैग्नेट को लेके जाओगे, गोल से मैग्नेट है, इस गोल से मैग्नेट को इनके पास लेके आए, जब लेके आए तो ये गोल से मैग्नेट जो है यहाँ पे लेके आए तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरेट हुआ, ये सारे जो है ये और प्रॉपर्ली अलाइन हो जाएंगे और इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो आपके आयरन, निकल, कोबाल्ट है, ये क्या करेंगे? मैग्नेट से चिपक जाएंगे। लेकिन अब इनको क्या करो? अब इस मैग्नेट को दूर लेके चले जाओ, दूर लेके चले जाओ। जब दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, खत्म हो जाएगा ना? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैग्नेट को आप दूर लेके गए, अगर आप मैग्नेट को दूर लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड भी दूर चला गया, यहाँ जनरेट हो रहा है ना? तो क्या इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई थी मैग्नेटिक फील्ड के पास आने की वजह से, वो सडनली खत्म हो जाएगा? सडनली खत्म नहीं होगा। इनके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन है वो इतना अच्छे से अरेंज है कि इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी रह जाती है, ठीक है? कंप्लीटली वैनिश नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है, जो धीरे धीरे वैनिश होता है, ठीक है? इमीडिएटली वैनिश नहीं होता, धीरे वैनिश होता है। ये लोग उस प्रॉपर्टी को, स्पिरिट वाली प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिटेंटिविटी। ध्यान रखो, कोई नहीं पढ़ेगा, एग्जाम में सवाल आएगा, छोड़ो तुम लोग, ठीक है? या फिर कंसेप्ट ऑफ रिमेनेंस भी बोलते हैं, या फिर 12th के एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? तो जो रिटेंटिविटी और रिमेनेंस है, ये किसका प्रॉपर्टी है? रिटेंटिविटी और रिमेनेंस जो है ये किसका प्रॉपर्टी है? तो ये फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है। पूछिए रिटेंटिविटी क्या है, ठीक है? राइट, राइट। रिटेंटिविटी और रिमेनेंस क्या है? तो ये प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेट का, ठीक है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर सर? क्लियर, चलो क्लियर है तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 77, जब क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर करो। अब देखो क्वेश्चन बहुत डिटेल पूछा है, यहाँ ये नहीं पूछा कि भाई फेरोमैग्नेट का एग्जांपल बताओ, पैरामैग्नेट का एग्जांपल बताओ, डायमैग्नेट का एग्जांपल बताओ, ये नहीं पूछा है। किसी को कंसेप्ट नहीं पता होगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा। सर आपने इंजीनियरिंग की है क्या अंशिका पांडे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
निहायत ही खत्म इंसान थे हम। मेरा जो जेई का रैंक है रैंक है वो तुम्हारे फ़ोन नंबर से भी बड़ा था। ठीक है? बिल्कुल, सबका आंसर डायरेक्ट डी है ना, सब लोग डी बोल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है? तो मैग्नेटाइजेशन इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, ये क्या होता है? इट मे नॉट वैनिश व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0। ठीक है? अरे भाई, ये कौन बोला बी होगा? सुनील कुमार चौधरी, अभी तो बताया बी नहीं होगा, बी क्यों होगा? अभी तो बताया। ठीक है? बिल्कुल डी सबका राइट आंसर है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लो ना। सर फिर भी इंडिया में रिकमेंड हुए थे, बिल्कुल। इंडिया की वजह से मेरा जी खराब हुआ था। इंडिया की वजह से जी खराब हुआ था, मतलब इतना गंदा मार्क्स नहीं आया था, बट चलो ठीक है। अगले सवाल बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। यूपीएससी तो ग्रेजुएशन बेस होता है, 12 के अंदर। जेई के लिए हम पढ़ाई बहुत कम की थी, जेई के लिए हम पढ़ाई किए थे, इसके अलावा 12th के लिए भी हम पढ़ाई किए थे। आई वाज फोकस्ड ऑन इंडिया फ्रॉम क्लास 11th ओनली। क्लास 11 में मेरा एक भाई था, लाइक मेरा भाई जो है वो क्लास 11 में मेरे को बताया कि लाइक मेरे को सीपीएल करना था, सीपीएल करना कमर्शियल पाइलट लाइसेंस। बट सीपीएल करने के लिए एटलीस्ट आपके पास कुछ नहीं तो 80 लाख तो होने चाहिए, 80 लाख आपके पास होने चाहिए। तो मेरे भाई ने बताया, काम कर सीपीएल, अगर ऐसा फाइनेंशियल इशू है काम कर इंडिया जा, इंडिया जा। तो इंडिया के बारे में रिसर्च किए, वो आरआईएमसी से था, राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज से था वो, और हम बंगाल में पढ़ाई कर रहे थे। तो वो मेरे को बताया, उसके बाद फिर स्टार्टेड प्रिपरेशन। उसने बताया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो 11 से ही हम थोड़ा सा लाइक एकेडमिक्स को कम करके और ज़्यादा इंक्लाइन हो गए इंडिया की तरफ। ठीक है? इंडिया का ज़्यादा इंक्लाइन हो गए, स्टार्टेड रीडिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। ठीक है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया, सेकंड अटेम्प्ट में क्वालीफाई हो गया मेरा, और आई वाज रिकमेंडेड ऑल्सो। लेकिन मेरा भाई जो है वो तो भी ज्वाइन कर चुका है, वो तो तभी ज्वाइन कर रखा है वो। ठीक है? बिल्कुल 55 का ऑप्शन नंबर लोग बोल रहे हैं सी सिल्वर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। अभी आपको बताए थे कि एग्जांपल क्या-क्या होता है ना? अभी आपको एग्जांपल समझाए थे हम। अभी आपको एग्जांपल बताए थे, सारे एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल ध्यान रखोगे। ठीक है? राइट? फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल ध्यान रखोगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना? इसके अलावा पैरामैग्नेटिक का ध्यान रखोगे, एल्यूमीनियम, इसके अलावा ऑक्सीजन, एंड डायमैग्नेटिक का ध्यान रखोगे आप, कॉपर, बिस्मथ, वाटर एंड सिल्वर, कॉपर, बिस्मथ, वाटर एंड सिल्वर। तो सिल्वर जो है क्या है आपका? डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है? क्लियर है? सुनील बेंगोल में कहाँ से सर जी? कोलकाता। ओके? प्राची परमार मेरिट आउट थे हम, इसलिए नहीं गए। 13 एक्चुअली इंडिया में 13 मेरिट निकला था उस समय। ठीक है? 13 मेरिट निकला था, और हर मेरिट के साथ जो उस्ताद वो बोलते थे कि देखो वेट करो, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। लेकिन एक बार अकेडमी में कॉल की तो बोले कि आपका नंबर नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, कोर्स काफी आगे निकल चुका था। ठीक है? लोग ज्वाइन करते थे, कोर्स आगे निकल जाता है, जब तक 30 मेरिट आया कोर्स काफी आगे निकल चुका था। इसलिए मेरिट में आने के बावजूद भी अकेडमी से कॉल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 36, a charged particle move through a magnetic field B with velocity v. Which of the following statement is true for the force F experienced by the particle? लेकिन आपका एक्सेंट बंगाली नहीं लगता, बंगाली एक्सेंट लाइक आई एम बॉर्न नॉट बॉर्न इन बंगाली, आई एम बॉर्न इन बिहार, ब्रॉट अप इन बंगाल। बताओ, सिंपल है, काफी सिंपल। क्वेश्चन 36, जो लोग ए बता रहे हो गलत बता रहे हैं, जो लोग ए बता रहे हैं निजी गलत है, रावण गलत है। ठीक है? पढ़ो यार क्वेश्चन को, कंसेप्ट क्वेश्चन अगेन। अ चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी, एक चार्ज पार्टिकल है जिसको क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल है, देखो एक चार्ज पार्टिकल है राइट, जिसको क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। किस स्पीड से डाले हो? वेलोसिटी v से डाले हो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फोर्स F, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उस फोर्स रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ईना चोल बेटा पवन कुमार, बिल्कुल बताओ। हाँ अभी सही आंसर आ रहा है, अभी सही आंसर आ रहा है, एफ सी। ठीक है? अभी सही आंसर है सी। एफ इज मैक्सिमम व्हेन द वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद है थीटा का वैल्यू 90, थीटा का वैल्यू 90 होगा तो क्या होगा? वर्क डन मैक्सिमम होगा। याद है थीटा का वैल्यू 90 होगा, परपेंडिकुलर रहेंगे वो लोग। याद आ रहा है क्या? 3 केस बताए थे हैं? अभिषेक राय 90 डिग्री डैमेज, बिल्कुल। तो जो आपको 3 केस बताए थे ना, उसमें उसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और लगातार 2 साल पूछा है। ठीक है? क्लियर है? तो बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बोले थे, बहुत लोग, पर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। राइट? कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे, बहुत लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ऑप्शन नंबर ए बोले तो गलत था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तीनों बस तीनों आपको थीटा का तीनों थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 0 में क्या होगा, 90 में क्या होगा, और आपका थीटा का वैल्यू 90 होगा तो क्या होगा। ठीक है? मृत्युंजय बोनस प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मृत्युंजय चलो ठीक है बताते हैं ना। मृत्युंजय तुमको बताए थे स्टार्टिंग में ही। ठीक है? सपोज मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज है, और ये चार्ज क्या है, सपोज फील्ड क्रिएट कर रखा है ना? एक मैग्नेट है जो कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। ठीक है? इस मैग्नेट इसमें क्या करते हो आप, एक चार्ज फेंकते हो, एक चार्ज को प्रोजेक्ट करते हो, क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। ठीक है? तो अंदर में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको पुश करेगा, एक फोर्स लगेगा, है ना, जो चार्ज लगेगा बाहर पे लगेगा, पुश करेगा। अब ये फोर्स कितना, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यही था ना? जहाँ पे F क्या था, फोर्स था, Q क्या था, चार्ज था, V क्या था, वेलोसिटी, B क्या था आपका, B क्या था आपका आपका मैग्नेटिक फील्ड था, और थीटा क्या था, एंगल था बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। यही था ना? ठीक है? तो आपको बताया कि अगर थीटा का वैल्यू और 0 हुआ, थीटा का वैल्यू और 0 हुआ, थीटा साइन थीटा का वैल्यू और 0 हो गया। 0 हो गया मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू 0 मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है ना? 0 का वैल्यू 0 होता है, तो किसी भी चीज़ को अगर आप किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो F इक्वल टू 0 हो जाएगा। केस 1 था, केस 2 में क्या था, केस 2 में क्या था, थीटा का वैल्यू 180 था, थीटा का वैल्यू 180 था, है ना, 180 था। तो थीटा का वैल्यू 180 मतलब F का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि साइन थीटा का 180, तो साइन 180 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्यू वी बी इंटू 0 इक्वल टू 0 दैट इज वर्क इक्वल टू 0। लेकिन तीसरा केस में आपको बताए थे कि तीसरा केस जो आप 3D में इमेजिन करो, यहाँ पे एक तीर दूसरा परपेंडिकुलरली, तीर दूसरा परपेंडिकुलरली। ठीक है? मतलब थीटा का वैल्यू 90 हो गया, थीटा का वैल्यू क्या हुआ, 90 हुआ, थीटा का वैल्यू 90 हो गया मतलब क्या हुआ, sin थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू 1 दैट इज F इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 1। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा, वर्क डन होगा ना, और 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है? क्लियर है? तो एसबीआई कोचिंग कहाँ से, कहीं से नहीं लेते एसबीआई कोचिंग, पीयूष सर यहाँ पे हम गलती की थे, आई डोंट नो। एसबीआई कोचिंग कहाँ से नहीं ली, क्या क्लियर है? दिल्ली में एक उस समय डैगर नाम के एक सर थे, डैगर थे, कर्नल डैगर। तो अभी तो वो नहीं, अभी मतलब बहुत दिन ऑफिसर, वेरी डेंट ऑफिसर। तो आई नो हिम, उनसे थोड़ा बहुत मैं बात होता था, तो उनसे आए थे मिलने, वो काफी कुछ बताया था मेरे को। कर्नल डैगर अब नहीं है, उनका बेटा जो है वो चलाता है उस इंस्टीट्यूट को, लेकिन वो खुद ही रिकमेंडेड नहीं है। 3 साल हम लगातार फोर्थ विलियम रहे, 3 साल हम फोर्थ विलियम रहे कोलकाता में। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स जानता था मेरा, तो उनसे भी काफी हेल्प मिला था। खैर यहाँ तक क्लियर है?
कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। सर इतनी सिली मिस्टेक्स हो गई, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं सिली मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना कि कंसेप्ट कंसेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। प्रॉपर पढ़ो चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को प्रॉपर पढ़ो, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन को तरीके से पढ़ो, कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करो, फिर जाके सही क्वेश्चन लगेंगे आपसे, वरना क्वेश्चन गलत होंगे फिजिक्स के बहुत सारे। सर इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, कलर डायग्राम नहीं पढ़ाते बिल्कुल, है ना पीयूष, कलर डायग्राम नहीं पढ़ाते, उनका बेटा वो रहता है बैठता है, ठीक है। तो दैट्स इट, हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हुआ ना, हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। क्या क्या रह गया है फिजिक्स में, क्या क्या रह गया, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना। रह गया हमारा हीट, रह गया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कहीं कोई नहीं पढ़ाता, बट यहाँ क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके अलावा रह गया साउंड, साउंड और फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इतना कर लो, रिवाइव कर लो, फिजिक्स से कोई क्वेश्चन छूटेगा बिल्कुल नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा फिजिक्स से, इतना कर लो। इन सब के बाद हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर अलग से लेके आएंगे, ठीक है। जेब रॉक सर आप सीधे पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। सुनील कुमार को एंगल कुछ हो सकता है, बट बस 3 एंगल ध्यान रखना, है ना, बस 3 एंगल ध्यान रखना, ठीक है। सर वेल कैन आई फाउंड टेलीग्राम, टेलीग्राम ग्रुप लिंक फॉर डाउट्स रितु, रितु ऐसे सच टेलीग्राम ग्रुप बस पेड वालों के लिए, ठीक है, बट ऐसे इनिशियली टेलीग्राम हैंडल दिए हुए थे, तो वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है सीरियस में, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी नाम नहीं आता, बिल्कुल होता है प्रिंस, बिल्कुल होता है, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी नाम नहीं आता, ऐसा होता है, ठीक है। सपोज मान लो आपका 12th या 13th मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, ठीक है, लेकिन तब तक कोर्स काफी आगे बढ़ चुका है, आपको कॉल नहीं आएगा, ऐसा बोलेंगे, आपको लोग कॉन्टैक्ट करके बोलेंगे हाँ बेटा कॉल आएगा, इंतजार करो, कॉल नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, यही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। चलो फिर आज के लिए सफिशिएंट है ना, आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी, जय हिंद।